वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय एंड आई एम योर एजुकेटर शिवानी मैम। सो बेसिकली आज हमने जिस सेशन पे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यानी हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स जैसे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स के लिए एज वेल एज एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी ह्यूमन और एनिमल जेनेटिक्स अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रखता है कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जो हूँ इस टॉपिक को आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आप में से जिन लोगों को अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स था, आई एम 100% श्योर कि आपको अब इस सेशन को देखने के बाद वो डाउट्स आपके पास नहीं होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि टाइटल आप देख सकते हैं, हमारा जो आज का सेशन का टाइटल है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, अब हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डीएनए कहते हैं। तो हमारा जो ये डीएनए है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ये डीएनए क्या करता है, अपना एक कॉपी करता है। मतलब इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस की जो है ना वो कॉपी होती है। वो कॉपी एक स्टैंड से हमारे डीएनए के एक स्टैंड से ट्रांसफ़र होती है। और जब वो ट्रांसफ़र होती है तो वो एक नए पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को फॉर्म करती है जिसे हम जेनेटिक मैसेंजर कहते हैं, आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमें क्या बताता है कि जहाँ पे किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस की कॉपी हो रही है, यानी डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और उसके जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कॉपी हो रहा है और उसके कॉपी से आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो सिंगल स्टैंडर्ड से होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि डीएनए रेप्लिकेशन पे हमने डाली हुई है अपने चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था और दोनों स्टैंड्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से डीएनए जो है अपने ही जैसा आइडेंटिकल दो डीएनए को फॉर्म करता है, जिसको सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस और डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके, जो कि विज्ञान श्रोतालय है, उस पर्टिकुलर डीएनए एप्लीकेशन की वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमें क्या पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। यानी डीएनए से आरएनए का बनना, अगर एक लाइन में कहें, एक वर्ड, एक सेंटेंस में कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन क्या है। अब बात करते हैं लोकेशन की कि ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और यही अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलता है कि ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पूरे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इस पर डिपेंड करता है, वो है एक एंजाइम। इस एंजाइम का रोल आपको आगे के प्रोसेस में देखने को मिल जाएगा। इस एंजाइम को हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ओके, नाम से आपको पता चल रहा है, नाम के पीछे आ रहा है एज एन, देन ये डिनोट करता है कि ये एक तरीके का वीकर है, एंजाइम है। और ये एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास करके आज का जो सेशन है हमारा वो है प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमने आपको बताया डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो एंजाइम है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डीएनए डिपेंडेंट। तो कहा ये जाता है कि जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम होता है। डीएनए डिपेंडेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से डीएनए पे डिपेंड है, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। और मैंने क्या बोला कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है डीएनए से आरएनए बनाने में, वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज किसकी हेल्प ले रहा है आरएनए बनाने में, वो किस पे डिपेंड है, वो डीएनए पे डिपेंड है। इसीलिए इस एंजाइम को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट। ये कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, उसमें कौन सा एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट होता है, या किस एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम कहते हैं। ओके, तो वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है ना। इसीलिए मैं बहुत तोड़ तोड़ के चीज़ें आपको, ब्रेक कर करके चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि एक ट्रांसक्रिप्शन का शॉर्टकट डेफिनेशन क्या है, और ट्रांसक्रिप्शन में जो लोकेशन ट्रांसक्रिप्शन का है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कहाँ पे हो रहा है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कहाँ पे हो रहा है, और कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी फंस रहा है कि वाई ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर्म आरएनए, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन ये हमसे यही पूछ रहा है, या हमसे पूछा जाता है हर एग्जाम में इससे रिलेटेड, कि क्यों डीएनए का एक ही स्टैंड आरएनए बनाता है। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि डीएनए जो डेफिनेशन बोला वो यही बोला कि डीएनए का एक स्टैंड आरएनए बनाता है, जबकि डीएनए तो डबल स्टैंड का होता है ना। डीएनए अगर आप स्क्रीन पे देखो तो डीएनए तो डबल स्टैंड का होता है, तो उस हिसाब से दोनों स्टैंड को आरएनए बनाना चाहिए, है ना। लेकिन बना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंड रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? इसको जानने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स पे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम उस सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों होता है ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो फ्रांसिस क्रिक जैसे साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना। फ्रांसिस क्रिक, जो कि आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हो उनका। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया, और सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 3 लोग काम करते हैं। यहाँ पे 3 बंदे हायर किए गए हैं। ये 3 बंदों को आप यहाँ से देख सकते हो। एक है डीएनए, एक है आरएनए, और एक है प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें फॉर्म कर रही है, एक डीएनए से आरएनए और एक आरएनए से डीएनए। और इन दोनों के प्रोसेस का नाम भी दिया गया। नाम क्या दिया गया कि डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है ना, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें कहती है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के फॉर्मेशन को, सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक साथ मर्ज किया अपने इस कॉन्सेप्ट में। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो कि 2 प्रोसेस शो कर रहा है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, राइट। डीएनए से आरएनए बन रहा है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये भी बताया कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, है ना, जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वो आरएनए अगर बना रहा है
अगर वो मैसेंजर आरएनए बना रहा है तो उसके लिए उसको डीएनए की ज़रूरत है। बिना डीएनए की बिना वो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी ये जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, कि मैं बताना क्या चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग है पीछे कि क्यों डीएनए का एक सिंगल स्टैंडर्ड ही आरएनए बना रहा है, ठीक है ना, प्रोटीन बना रहा है, डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं बना रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैंने जो आपको बताया कि हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब वो क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको उसके लिए क्या समझाया, मैंने आपको उसके लिए सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताया, जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का मैंने रेप्लिकेशन के वीडियो जो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे, उस पर भी बताया था। और उस पर मैंने बताया था कि हमारा जो पर्टिकुलर डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल। ठीक है, और ये हमारे जो हैं वो एंटीपोलर होते हैं, मतलब कि 5' to 3' एक स्टैंड शो करता है, एक स्टैंड 3' to 5' शो करता है। ठीक है, एंटीपोलर होता है। और हमारा जो पर्टिकुलर डीएनए है वो शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन और पिरिमिडीन होता है, और डीएनए में प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन में थाइमीन और साइटोसिन होता है। यूरेसिल जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर्स में नहीं देखने को मिलता है। और यही अगर हम आरएनए की बात करें तो वहाँ पे आपको यूरेसिल देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको आरएनए में थाइमीन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो पता चल गया, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं हम कि मान लेते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक डीएनए का स्टैंड है। ठीक है, ये हमारा एक डीएनए है। ठीक है, अब क्या है कि डीएनए का जो ये स्टैंड है, अगर ऐसे स्टैंड है, एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडिनिन, फिर थाइमीन। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि इसके ऑपोजिट का जो स्टैंड होगा, इसका जो ऑपोजिट स्टैंड होगा, ठीक है ना, इसका जो ऑपोजिट डबल स्टैंडर्ड होता है, ये पहला स्टैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्टैंड है, तो इसके ऑपोजिट में क्या हो सकता है, एडिनिन के सामने क्या होगा, थाइमीन होगा, थाइमीन के सामने क्या होगा, एडिनिन होगा, ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन होगा, साइटोसिन के सामने क्या होगा, ग्वानिन होगा, फिर एडिनिन के सामने क्या होगा, थाइमीन होगा, और थाइमीन के सामने क्या होगा, एडिनिन। क्यों? क्योंकि एडिनिन जो है वो थाइमीन से, है ना, एडिनिन जो है वो थाइमीन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और डीएनए में, डीएनए के स्ट्रक्चर में ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूरेसिल एब्सेंट देखने को मिल रहा है, यूरेसिल नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेसिक डायग्राम हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर्स का। तो अभी क्या है, डीएनए के सिंगल स्टैंड में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है ना, ये जो एक सिंगल स्टैंड, इसको ले लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी जगह पे काम करना स्टार्ट करेगा, और इसी जगह पे काम करके वो क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर जगह पे काम करके वो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, यानी डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, ये तो ये भी देख लेते हैं कैसे करेगा। तो अभी क्या है कि ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, मैं ना कुछ अलग कलर लेती हूँ, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा, मैं इसमें नाइट्रोजनस बेस ऐसे करके ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये थाइमीन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन, एडिनिन। अभी हमारा काम क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करेगा, ये पहले स्टैंड पे काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंप्लीमेंट, यानी जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होंगे ना, ये सारे नाइट्रोजन बेस के कॉम्प्लीमेंट्स, उसको ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो अब भाई आरएनए पॉलीमरेज है,
तो आरएनए पॉलीमरेज में आप जानते हो कि आरएनए में एडिनिन, जहाँ एडिनिन तो होता नहीं है ना, वहाँ उसके पास यूरेसिल होता है, तो अब सॉरी थाइमिन एब्सेंट होता है। तो अभी पर्टिकुलर क्या है कि जहाँ जहाँ पर एडिनिन दिखेगा उसको डीएनए के फर्स्ट प्राइम स्टैंड में, वहाँ वहाँ पर वो यूरेसिल ऐड करेगा, क्योंकि आरएनए में तो ये एब्सेंट है। एडिनिन का जो कॉम्प्लीमेंट है थाइमिन, वो तो एब्सेंट है। तो अब एडिनिन का जो कॉम्प्लीमेंट थाइमिन आरएनए में एब्सेंट है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एडिनिन के सामने जहाँ जहाँ उसको एडिनिन देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ पर वो यूरेसिल को ऐड करेगा। आप देखते जाओ मैं कैसे ऐड कर रही हूँ। इसने एडिनिन के सामने यूरेसिल ऐड किया, अब थाइमिन के सामने वो क्या ऐड कर देगा, जनरली थाइमिन के सामने उसके पास एडिनिन है, ठीक है ना। तो अब पर्टिकुलर ये जहाँ जहाँ पे आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर्स में आपको ये दिख रहा है, वहाँ वहाँ पर वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा। अभी ग्वानिन के सामने वो क्या करेगा, साइटोसिन को ऐड करेगा, साइटोसिन ग्वानिन, ठीक है ना, एडिनिन, फिर यूरेसिल। जहाँ मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ एडिनिन है वहाँ वहाँ वो बस यूरेसिल को ऐड कर देगा, क्योंकि उसके पास थाइमिन नहीं होता। आरएनए के पास थाइमिन नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो अब जहाँ जहाँ डीएनए में उसको एडिनिन दिखेगा वो बस वहाँ पे यूरेसिल ऐड करेगा, बाकी तो सब आपको सब जानते हैं सबके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। अब थाइमिन के सामने फिर से क्या आ जाएगा, एडिनिन आ जाएगा। तो आपके जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए के फर्स्ट स्टैंड पे, पहले स्टैंड पे कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, जहाँ उसने कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया, ठीक है ना, वहीं पे इसने मैसेंजर आरएनए को फॉर्म किया, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि इसने क्या किया, मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर दिया। ये मैसेंजर आरएनए आपका बन गया है ना, ये मैसेंजर आरएनए आपका फॉर्म हो गया। अब सेम प्रोसेस अगर मान लीजिए सेकंड स्टैंड में भी होता है, अगर सेम प्रोसेस मान लीजिए, सपोज करते हैं कि डीएनए का जो सेकंड वाला स्टैंड है वहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऐड करेगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा। अगर तो ये कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड करेगा तो थाइमिन के सामने हमारा क्या हो जाएगा, थाइमिन जहाँ जहाँ हमें क्या था कि जहाँ जहाँ एडिनिन था वहाँ वहाँ यूरेसिल, तो एडिनिन को पहले ले लेते हैं, वहाँ पे यूरेसिल हम लिख देते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो, बाकी तो सब सेम है। थाइमिन के सामने एडिनिन होता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन होता है, ग्वानिन के साथ थाइमिन होता है, थाइमिन के साथ एडिनिन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने मैसेंजर आरएनए बना दिया, ठीक है। तो अब हमारा पर्टिकुलर, हम इस मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को अगर हम ध्यान से देखो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस सीक्वेंस में ये शो हो रहा है कि दोनों सीक्वेंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत है, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ एडिनिन को छोड़ दीजिए। एडिनिन को अगर आप छोड़ दीजिए तो आप देख सकते हो कि बाकी सब ठीक है। लेकिन अगर ये मैसेंजर आरएनए के वे से देखो तो ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों मैसेंजर आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट शो कर रहे हैं, सब सेम है, मतलब सबके एक जैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट ही है दोनों स्टैंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, अभी यहाँ पे कंक्लूजन ये मिल रहा है कि आप हमेशा याद रखिए कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जो भी आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मशीनरी है वो यही बताती है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, वो कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता, ठीक है। यानी डबल स्टैंडर्ड जो पर्टिकुलर आपका जो स्टैंड कर रहा है, यानी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंड जो है मैसेंजर आरएनए बना रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए क्या हो गया, डबल हो गया ना, यानी यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोनों के कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं, दोनों के कॉम्प्लीमेंट को अगर ले लें, ये मैं कलर दिखाती हूँ आपको कलर से, ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट अगर ले ले तो ये तो डबल स्टैंडर्ड, दोनों मिलके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे आरएनए आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थाइमिन नहीं है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आपको देखने को आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिला, थाइमीन जहाँ पे नहीं है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और हमारा रूल क्या कहता है, सेंट्रल डोग्मा क्या कहती है, सेंट्रल डोग्मा हमें यही कहती है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता। अगर आप पीछे डायग्राम में जाएं, तो हमने सेंट्रल डोग्मा में क्या देखा, डीएनए से आरएनए बन रहा है, और आरएनए देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो सेंट्रल डोग्मा का रूल क्या है, रूल यही कहता है कि हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, तो ये उस रूल को क्या कर रहा है, रॉन्ग साबित कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, ठीक है ना, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो जब इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो हमें क्या फ़ायदा प्रोटीन बनाने का या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने का। तो अभी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछ रही थी कि वाई ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर्म आरएनए। क्योंकि अगर डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए बनाने लगेंगे तो हमारा आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता। ये जेनेटिक कोड ऑफ मॉलिक्यूलर, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर आप सोच सकते हैं एक रीज़न हो गया कि क्यों ऐसा, क्योंकि कभी कभी वाइवा में, कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यों डीएनए का एक सिंगल स्टैंड जो है वो आपका जो है आरएनए फॉर्म करता, मतलब प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा था। अभी क्या है कि जैसा कि हमें ही पता है बहुत अच्छे से कि हमारा जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है, 5' to 3' और 3' to 5', ये हमें पता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो मैसेंजर आरएनए बनाता है, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो हमारा क्या बनाता है, जो हमारा मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है, उसका जो डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आप याद रखिए 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, मतलब 5' to 3' होता है हमेशा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो मैसेंजर आरएनए बनाता है उसका डायरेक्शन हमेशा उसको क्या चाहिए होता है, डीएनए में 5' to 3' चाहिए होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की हेल्प से मैसेंजर आरएनए बना रहा है, तो उस डीएनए की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, तब उस डीएनए की पोलैरिटी हो जाएगी 3' to 5' होनी चाहिए ना, क्योंकि डीएनए तो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं ना। तो अगर ये हमारा मैसेंजर आरएनए 5' to 3' है तो उसका डीएनए का पोलैरिटी कितना हो जाएगा, 3' to 5' हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3' to 5' किसकी हो जाएगी, डीएनए की हो जाएगी, जिसे आप कह सकते हो टेम्पलेट। आप डीएनए स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, टेम्पलेट स्टैंड। ठीक, और क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, 3' to 5' हो गया। आप हमेशा याद रखिए डीएनए टेम्पलेट हमेशा 3' to 5' होता है। ठीक है, और कोडिंग स्टैंड सामने वाला होता है जो कि 5' to 3' होता है। ठीक है, 5' to 3' होता है। अभी क्या है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं क्या दिखाने वाली हूँ, प्रोसेस। ठीक है, हम प्रोसेस पे बात करेंगे। प्रोसेस पे बात करने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में और पता होना चाहिए। वो फैक्टर्स आपके क्या हैं, सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। अभी 3 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स होते हैं जो पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आपको प्रोकैरियोट में देखने को मिल जाएंगे काम करते हुए। ये 3 यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। ये 3 बंदे हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रमोटर की बात कर लूँ, ठीक है ना, प्रमोटर आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो प्रमोट कर रहा है,
जो इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। जो हम कह सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि डीएनए मॉलिक्यूल का वो पार्ट, सभी पार्ट नहीं होता, वो पार्ट, पर्टिकुलर वो पार्ट, ठीक है ना, जो ये पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये पार्ट जो आप कह सकते हो कि आरएनए बनाने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल को इनिशिएट कर रहा है, यानी डीएनए मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर रहा है। आप ये कह सकते हो, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कह सकते हो, रीजन को कह सकते हो, जो कि मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है। उस पर्टिकुलर पार्ट को हम प्रमोटर कहते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका क्या कह सकते हो कि डीएनए मॉलिक्यूल का वो रीजन जहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ज्वाइन करता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को प्रमोटर कहते हैं। क्योंकि वो जहाँ उस आरएनए पॉलीमरेज से आकर डीएनए मॉलिक्यूल का वो सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। अभी सेकंड क्या है, सेकंड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ऐसा जीन जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मैसेंजर आरएनए बनाता है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करता है, जीन की उसके लिए पर्टिकुलर जीन को कोड करता है या मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है। तो ऐसा एरिया मान लेते हैं, ये स्टैंड है, ये 3 पार्ट्स में मैंने बांटा। ये आपका प्रमोटर है, ये आपका स्ट्रक्चरल है, और ये आपका है टर्मिनेटर। तो ये जो प्रमोटर है ये क्या कर रहा है, प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ रहा है। ये स्ट्रक्चरल पार्ट है जहाँ पे आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बनता है। और ये आपका टर्मिनेटर है जहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो रहा है, यानी मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन बन चुका है, प्रोसेस स्टॉप करना है। तो ये 3 यूनिट्स होता है, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन और आपका प्रमोटर, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हम देखने वाले हैं प्रोसेस, लेकिन अभी भी प्रोसेस में भी जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करूँगी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स के अलावा। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा कोडिंग स्टैंड, तीसरा सिग्मा फैक्टर और चौथा रो फैक्टर, आरएचओ रो फैक्टर, ठीक है ना। ये 4 लोग हैं जो प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 लोग, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, सिग्मा फैक्टर और आपका रो फैक्टर, ठीक है। अभी देखिए ये डायग्राम, प्रोसेस को अगर हम कंप्लीट करें या प्रोसेस को देखें कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरीके से हमारे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब हम प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा डीएनए की हेल्प लेकर। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले स्टेप में हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए की हेल्प लेकर टेम्पलेट डीएनए की हेल्प मैसेंजर आरएनए बनाएगा डीएनए की हेल्प लेकर, ठीक है। तो अभी ये टेम्पलेट स्टैंड पर, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड, ठीक, और ये आपका कोडिंग स्टैंड, ठीक। तो टेम्पलेट स्टैंड आपका क्या है 3' to 5', और कोडिंग स्टैंड आपका क्या है 5' to 3'। टेम्पलेट स्टैंड जो आरएनए बनाता है, कोडिंग स्टैंड जो आरएनए नहीं बनाता, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये टेम्पलेट स्टैंड पर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए को फॉर्म करेगा। कैसे करेगा वो, वहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट को ऐड करके मैसेंजर आरएनए को वो फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि जब वो काम करने स्टार्ट करता है, काम करने जाता है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, और उस कंडीशन में वो सोचता है कि मैं कैसे मैसेंजर आरएनए बनाऊं। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, घबरा जाता है कि कैसे मैं बनाऊं। तो अभी उसके लिए उसको ना एक वहाँ पे फ्रेंड मिलता है। अब उस फ्रेंड का नाम है सिग्मा फैक्टर। उस फ्रेंड का नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर कहता है कि चलो तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ,
मैसेंजर आरएनए बनाने में। तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है। कौन? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करता है और हमारे आरएनए पॉलीमरेज भी उसका जो ऑफर होता है वो मान लेता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे ऐसे डायरेक्ट ऑफर दे रहे हो हेल्प की, तो मैं तुम्हारे हेल्प को ज़रूर लूँगा, मैं ज़रूर आगे चल के तुम्हारी भी मदद करूँगा कहीं पे तुम्हारी हेल्प की, तुमको हेल्प की ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो अभी सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हमारे पर्टिकुलर प्रमोटर एरिया में, प्रमोटर मतलब स्टार्टिंग रीजन, ठीक है ना, स्टार्टिंग रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक, जो हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक, ये हमारा प्रमोटर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चरल हो गया, ये हमारा टर्मिनेटर हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं इस डायग्राम में। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रमोटर रीजन से जो जुड़ा है वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट करता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पर जाकर मैसेंजर आरएनए बनाता है। तो अभी सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है, सिग्मा फैक्टर हमारे आरएनए पॉलीमरेज को बस स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचा रहा है और फिर वहाँ से सिग्मा फैक्टर क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, निकल जा रहा है। अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच चुका है और जहाँ वो स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाता है वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट बनाना शुरू कर देता है, वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट बनाना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे करके। अभी कॉम्प्लीमेंट उसने बनाया, अब कॉम्प्लीमेंट उसने बनाया और उसने मैसेंजर आरएनए को, जहाँ कॉम्प्लीमेंट बना, कॉम्प्लीमेंट आपने देखा था, बस जहाँ जहाँ पर आपका क्या था, थाइमीन था, वहाँ पे यूरेसिल ऐड किया गया था, बाकी सब सेम था, उसने बनाया, हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ने तो मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर दिया, अब वो आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा वो, अब वो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेटर पोर्शन में, टर्मिनेटर यानी एंडिंग पोर्शन पे। और वहाँ एंडिंग पोर्शन में उसकी मुलाकात एक फिर से नए बंदे से होगी और वो जो वहाँ पे बंदा बैठा होगा उसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर से जाके वो क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर में जहाँ पहुँचा वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई रो फैक्टर से और रो फैक्टर से जाके उसमें मुलाकात करने के बाद वो बाइंड कर लेगा, जहाँ उसने बाइंड किया हमारा टर्मिनेटर काम कर गया, मतलब प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि रो फैक्टर का काम है कि वो प्रोसेस को स्टॉप करता है, टर्मिनेट करता है, और उसी तरीके से सिग्मा फैक्टर का काम है कि वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर के रोल दिख रहे हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प कर रहे हैं, एक इनिशिएटिंग करने में और एक प्रोसेस को स्टॉप करने में, टर्मिनेट करने में। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे रो फैक्टर से बाइंड हुआ, डीएनए मैसेंजर आरएनए से अलग हो गया, ठीक है ना, ये पूरा जो मैसेंजर आरएनए बना था ना, कोडिंग बनी थी, वो अलग हो गया, वो निकल गया बाहर, ठीक है, रिलीज हो गया और हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। आरएनए पॉलीमरेज का जो ट्रांसक्रिप्शन को वो स्टॉप कर देगा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ, रुकिए, जस्ट वेट, यहाँ पे बात करते हैं, ये नहीं, मैंने क्या बोला कि ये हमारा 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। ये हमारा क्या है, बीच वाला जो पार्ट है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है वो टर्मिनेटिंग है, स्टार्टिंग वाला जो है वो आपका क्या है, इनिशिएशन है, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रमोटर, ठीक। तो यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। किसकी हेल्प लेता है, डीएनए की हेल्प लेता है, ठीक। और वो डीएनए के जो टेम्पलेट स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, वहाँ पे वो मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करता है, ठीक। अब मैसेंजर आरएनए को वो फॉर्म कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन, तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन।
ठीक है, ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट के में रेप्लिकेशन के प्रोसेस का स्टेप है मेन। ठीक, अभी मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए डीएनए की हेल्प से हमारे एक फैक्टर की हेल्प लेगा और उस फैक्टर का नाम क्या है, उस फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। लेकिन उसके पहले कि डीएनए के जिस रीजन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पार्ट होता है प्रमोटर का, जहाँ से हमारा मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट होता है। अब वहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन तक छोड़ने का काम यहाँ पे किसका होता है, सिग्मा फैक्टर का। सिग्मा फैक्टर आएगा और उसको हमारे स्ट्रक्चरल जीन के पास जाके छोड़ देगा। स्ट्रक्चरल जीन के पास जहाँ पे जाएगा वही सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। वहाँ पे जाके वो कॉम्प्लीमेंट आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मेशन करेगा और मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बना देगा। जहाँ मैसेंजर आरएनए बना देगा अब वो आरएनए पॉलीमरेज जाएगा किसके पास, टर्मिनेटर के पास। टर्मिनेटर के पास जहाँ पे वो गया वहाँ पे उसको एक और बंदा मिल गया जिसका नाम है क्या, रो फैक्टर। रो फैक्टर से जाके हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो हमारा जो ये कॉम्प्लीमेंट है मैसेंजर आरएनए का ये बाहर रिलीज हो जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट। तो आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स और एंजाइम रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है उनके पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है बहुत ईजी वे में। तो आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है और आएगी और ये आपके कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स और एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपको मेरा चैनल मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।